आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दियों का समय था तो शाम होने वाली थी। हल्का अंधेरा और हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। वैसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात उस बीती घटना ने मेरे नज़रिए को ही बदल दिया। कुछ इस तरह हुआ कि सब घूम फिर कर और खा पी कर थक चुके थे। अंधेरा और सर्दी भी समय के साथ ही बढ़ रहे थे, तो सबने वापस घर चलने का सोचा। कुछ दोस्त एक साथ चल दिए तो कुछ मेरे साथ। उन लोगों के घर ज़्यादा दूर नहीं थे तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा घर पहुंचने में। मेरा घर काफ़ी दूर था तो मैंने कुछ दूरी पैदल चलने का सोचा। अब तक अंधेरा काफ़ी घना हो चुका था और सर्दी भी धुंध के साथ ही साथ बढ़ रहे थे। अब तक सब सामान्य चल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर मैं अकेला ही चल रहा था। सड़क पर धुंध होने के बावजूद भी अच्छी खासी रोशनी पड़ रहे थे। चलते चलते मैं काफ़ी रास्ता तय कर चुका था, लेकिन अभी भी मैं घर से काफ़ी दूर था। अब तक धुंध काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मुझे अजीब बात ये लगी कि उस सड़क पर चलते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस बीच वहाँ से ना कोई गाड़ी निकली और ना ही कोई इंसान दिखा। गाड़ी ना मिलने की वजह से अब चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था। कोई गाड़ी ना आते देख मैंने बाकी का रास्ता पैदल चलना जारी रखा। काफ़ी देर तक चलते रहने से मैं काफ़ी थकने लगा था। धुंध और सर्दी भी काफ़ी गहरी हो चली थी। मेरी सांस जैसे ठंड की वजह से फूल रहे थे। सड़क पर पड़ रही गहरी रोशनी भी धुंध की वजह से अब हल्की हो चली थी। रास्ता जाना पहचाना होने की वजह से धुंध में मैं भी रास्ता पहचान पा रहा था। काफ़ी देर और चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि रास्ते पर पड़ रही रोशनी काफ़ी पीछे रह चुकी है। धुंध और सर्दी अब काफ़ी बढ़ गई थी। रास्ता अब धुंधला दिखने लगा था। ताज्जुब की बात यह थी कि मैं काफ़ी देर से चलते रहने के बावजूद भी अभी तक घर से काफ़ी दूर था। मैंने कदम धीरे करके धुंध में रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ साफ साफ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आगे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मदद के लिए किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता। आसपास धुंध के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी समय गुजर चुका था तो मैंने उसी सड़क पर चलना जारी रखा। अब सर्दी और धुंध की वजह से उस रास्ते पर चलना मुश्किल लगने लगा था। ज़्यादा समय गुजारने की वजह से भूख और थकान भी लगने लगी थे। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद मुझे याद आया कि मैं हमेशा अपने साथ एक छोटी टॉर्च और माचिस रखता हूँ। मैंने वो छोटी टॉर्च निकाली। खैर, उसमें बैटरी थी, ये बहुत ही अच्छी बात थी। टॉर्च छोटी थी तो रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी और धुंध बहुत गहरी थी। हाँ, लेकिन फ़र्क इतना ज़रूर पड़ गया था कि अब मैं रास्ता देख पा रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई तो वो रास्ता मुझे कुछ जाना पहचाना नहीं लगा। साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट के साथ डर भी लगने लगा। मैंने सोचा शायद मैं धुंध में रास्ता भटक गया हूँ। टॉर्च की मामूली रोशनी के सहारे मैं आसपास देखने लगा। अभी कुछ कदम आगे रखे ही थे कि लगा कोई पीछे से गुजरा। किसी के होने का आभास हुआ।
मुड़कर देखा तो काफ़ी गहरी सफ़ेद धुंध, जो रात के उस अंधेरे में बहुत ही काली और भयानक लग रहे थे, उसके सिवाय और कुछ नहीं था। अपने डर पर काबू रखते हुए खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, सर्दी और अंधेरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मैं अब तक भी घर नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे रात बढ़ रहे थे, सफ़ेद धुंध काले साए की तरह लगने लगी। जैसे तैसे हिम्मत करके उस डरावनी रात में कदम उठाए मैं चल ही रहा था कि अचानक किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने रुक कर देखा मगर कोई नहीं था। मैं अपने मन को समझा ही रहा था कि शायद ये सब बस मेरा एक वहम है। कोई इतनी सर्द रात में यहाँ कैसे होगा और क्यों ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई मेरी तरह रास्ता ही भटक गया हो। फिर ये सोचकर आगे कदम बढ़ाना ही सही समझा कि कहीं चोर उचक्का भी हो सकता है। अभी ये सोच ही रहा था कि एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया। उस समय मुझे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी सर्दी में गर्म झोंका कहाँ से और कैसे आया। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था सिवाय कोहरे के। इस बात से मैं काफ़ी डर गया था कि कुछ है जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है। मैंने डर के साथ आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा। चलते चलते काफ़ी समय हो चुका था। लगातार चलते रहने से अब पैर भी काफ़ी दुखने लगे थे। कदम अब धीरे पड़ गए थे तो सोचा कि कुछ मिनट कहीं रुका जाए, थोड़ा पैरों को आराम मिले, फिर उसके बाद चलेंगे। यही सोचकर मैंने छोटी टॉर्च घुमाई, आसपास नज़र डाली, लेकिन सिर्फ घने अंधेरे के और कुछ नहीं दिख पा रहा था। मुझे वहीं पास ही में एक पत्थर नज़र आया। बिना वक्त गवाए वहाँ उस पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। अभी सोच ही रहा था कि फिर वही आहट सुनाई दी, फिर वही गर्म हवा का झोंका बिल्कुल पास से निकलता हुआ महसूस हुआ। अब कुछ लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने से थोड़ी दूर कुछ नज़र आया। मैंने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई धुंधला सा साया नज़र आया। मारे डर के इतनी सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। मैं चाह कर भी उस परछाई पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। शरीर मानो जम गया हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैंने नज़र इधर उधर घुमाई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही पल वो साया बिल्कुल चेहरे के सामने था, इतना करीब कि अंधेरे में भी साफ दिख पा रहा था। उसकी गर्म सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी। अब समझ आ गया था कि ये साया काफ़ी समय से पीछा कर रहा था और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके आंख खोली और इधर उधर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास वो मैं अब भी कर पा रहा था। उसकी मौजूदगी के एहसास से ही शरीर डर से जम रहा था। बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। उस अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे तेजी से चलने लगा। उस साए की आहट उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। गर्म हवा उस साए के पास होने का एहसास दिला रहे थे। डर की वजह से थकान भी अब महसूस नहीं हो रहे थे। पैदल चलते समय यही मन में आ रहा था
कि जल्द से जल्द ये रास्ता ख़त्म हो जाए और मंजिल मिल जाए। अचानक चलते चलते महसूस हुआ कि कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हों। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा। डरते डरते रोशनी अपने पैरों की तरफ करके देखना चाहा तो हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा। शरीर मानो हवा में हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कोई चीज़ टकराव बहुत ज़ोर का होने की वजह से मैं वहीं ऊंचाई से ज़मीन पर गिर गया। मुझे यकीन हो गया कि ये साया मुझे मार कर ही छोड़ेगा। फिर भी डरते हुए टॉर्च खोजने की कोशिश करने लगा, लेकिन टॉर्च और पर्स कहीं मिल नहीं पाए। अब उस टॉर्च की रोशनी का सहारा भी नहीं था। सिर्फ मैं ठिठुरता हुआ सर्दी में, चारों तरफ घना और अंधेरा कोहरा जैसे मुझे लपेटे हुए था। हिम्मत करते हुए चलने की कोशिश करी कि दर्द से चीख निकल गई। शायद पैर में चोट लग गई थी और चोट बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि शायद खून भी निकल रहा था। अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा था। अभी कुछ कदम रखने की कोशिश किया ही था कि फिर से अपने आप को हवा में महसूस किया। उसी साए की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब डर और दर्द से शरीर जम चुका था। अपनी मौत सामने दिख रहे थे। मन में ख्याल आया कि अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है। यही सोचकर अपने भगवान का नाम लिया और ईश्वर का मंत्र, जो कि उस समय मुझे याद था, उसका मन में ज़ोर ज़ोर से जप शुरू कर दिया। फिर एक ज़ोर का टकराव हुआ और ज़मीन पर आ गिरा। इसके बाद आँख खोल कर देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया। उसके आगे याद रहे, जब आँख खुली तो सामने घर वाले थे। शायद मैं बेहोश हो गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि घड़ी में उस समय सिर्फ 8 बज रहे थे। उस दिन, जिस दिन हम दोस्त घूमने गए थे, पूछने पर पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर से किसी ने कॉल किया था कि पास में एक पुराने खंडर कब्रिस्तान में एक लड़का बेहोश पड़ा है। शायद सर्दी की वजह से बेहोश हो गया है। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा कैसे? शायद मैं धुंध और रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया। हैरान करने वाली बात कि मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया था। चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से फिर से कॉल किसने की? फिर रात बीती, सारा घटनाक्रम याद आने लगा। याद आया कि पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाया था। लेकिन ये क्या, पैर में तो कोई चोट के निशान ही नहीं थे। हल्की सी मोच या दर्द का एहसास ज़रूर हो रहा था, पर यह कैसे हो सकता है? मानो मैंने जागती आँखों से कोई सपना देखा हो, या फिर ये सच था। क्या वो सपना था या फिर सच, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मगर हाँ, वो पैर की चोट अभी भी मुझे महसूस होती है कभी कदार। और कभी कदार ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक उसी रात की तरह। उस रात मानो मैं कोहरे में खो सा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आवाज़ श्यामलाल के ठीक सामने से ही आ रहे थे। श्यामलाल टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए, इतनी सर्दी में रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहाँ पर? और इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से उस आदमी की तरफ रोशनी करता है। उस आदमी ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफ केस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेज़ी से आता है। अरे भैया, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ।
बाहर से आया था, रात की ट्रेन थी, अभी घर पहुंचा ही था कि देखा कि चाबी जेब में है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन से उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बस उसी को खोज रहा हूँ। और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ कौन सा सेक्टर है भाई साहब? वो आदमी हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताता है। अरे भाई आराम से, पहले अच्छे से सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम, कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने पूछा। जी मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार हैं? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं और जहाँ तुम खड़े हो वो 6ठा सेक्टर है। यहाँ 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया? अरे भैया इस कॉलोनी में 7 सेक्टर है, क्या आपको नहीं पता? और क्या ये 6 सेक्टर है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और आप इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी के आसपास ही गुमी है। अच्छा चलो ढूंढते हैं तुम्हारे घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट से पूछा। भैया मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ा क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के चर्च पर गया वहाँ प्रार्थना करने। ओह हाँ, हो सकता है कि चर्च पर चाबी रह गई हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात ख़त्म हो गई ना, चलो चर्च चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई चर्च है नहीं। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो? खैर इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, चलो चलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चाबी। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्बर्ट बताता है श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। आसपास कोई चर्च नज़र नहीं आ रहा था, मगर श्यामलाल ने जब थोड़ा और कदम आगे बढ़ाए तो फिर वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। श्यामलाल हैरान रह जाता है। क्या बात है, इतना बड़ा चर्च! ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी इस इलाके के आसपास कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं 1 हफ्ते से इस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास से गुजर चुका हूँ और इस इलाके से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मगर इतना बड़ा चर्च मेरी नज़र में क्यों नहीं पड़ा? अरे भैया ये चर्च तो यहाँ कब से है। इस शहर का सबसे पुराना चर्च है, जो सिर्फ 5 साल का था मैं तभी इस चर्च का बना था। पहले पहले ये चर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर इसको बाद में बड़ा बनाया गया। श्यामलाल काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन दोनों को वहाँ पर उनकी चाबी भी मिल गई। अल्बर्ट और श्यामलाल वापस चर्च से बाहर निकले। अल्बर्ट ने उसे बताया कि वो रूम नंबर 13 में रहता है, सेक्टर 7 रूम नंबर 13। अल्बर्ट ने श्यामलाल को उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कॉफ़ी बनाकर पिलाएगा। श्यामलाल ने बहुत मना किया, मगर अल्बर्ट माना ही नहीं। वो कह रहा था कि श्यामलाल ने उसकी मदद की है, वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। श्यामलाल के बहुत मना करने के बावजूद भी जब अल्बर्ट नहीं माना तो फिर वो दोनों अल्बर्ट के कमरे की ओर चल दिए। अल्बर्ट चलते चलते अपने घर में पहुंचा। श्यामलाल ये देखकर हैरान था कि वो सेक्टर 7 में खड़ा था और वहीं पर एल्बर्ट का घर भी था। एल्बर्ट श्यामलाल को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता है। कॉफ़ी पीकर श्यामलाल वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद
सुबह वापस वो अपने घर आते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी जब पहुंचते हैं तो फिर वहाँ के लोगों से अल्बर्ट के बारे में कहते हैं। एक आदमी था अल्बर्ट, पिछली रात मिला था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चाबी खो गई थी, सेक्टर 7 में ही रहता है। और आप लोगों ने तो कहा था कि 6 ही सेक्टर हैं, मगर यहाँ तो 7 सेक्टर है ना। तो इस पर वहाँ के लोगों ने कहा, क्या 7 सेक्टर? नहीं, यहाँ पर 6 ही सेक्टर हैं। कहीं तुम उस अल्बर्ट की बात तो नहीं कर रहे जो कोट पहने हुए था और फिर टोपी भी लगाए हुए था? वो तुम्हें चर्च में लेकर गया होगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जिस पर वहाँ के लोगों ने कहा, दरअसल अल्बर्ट यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था, जब यहाँ पर 7 सेक्टर हुआ करते थे। 7वें सेक्टर पे उसका घर था। अल्बर्ट बहुत अच्छा आदमी था, मगर एक दिन एक हादसे में अल्बर्ट मारा गया अपने ही घर में। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर अल्बर्ट की आत्मा भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो हमेशा नए लोगों को मिलती है और फिर उनसे बातचीत करती है और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलती। ये सुनकर तो श्यामलाल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अल्बर्ट सच में था या फिर कोई आत्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।